हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सक्सेस क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम विवेक चंद्रा। जय हिंद। हम आज देखने वाले हैं 22 अगस्त को जो ग्रुप डी के क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 1 में, उनको देखने वाले हैं। और उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आगे पीछे करके दिए जाते हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। ये भाई पहली बात मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं पीडीएफ है, ये मेरी नहीं है। जिसकी भी है टॉप ट्रेंडिंग जी के नाम से है, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा पूरा का पूरा ध्येय इस बात का है कि इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलनी चाहिए। जिससे आपकी हेल्प होगी तो आपके क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे और आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। तो बस मेरा पूरा का पूरा ध्यान इसी बात पे है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाएं। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और करवाने वाला हूँ। इस वाले सेशन में हम शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस देखेंगे, इसी तरीके से सेकंड शिफ्ट के भी आएंगे, इसी तरीके से थर्ड शिफ्ट के भी आएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप इन तीनों शिफ्ट को देखोगे, क्योंकि इससे रिलेवेंट मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें कवर कराए हुए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आपके जो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ग्राफीन नवाचार केंद्र, इसका जो सही उत्तर है वो केरल में है, जनवरी 2022 में। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है या मेंशन है, और इससे ही रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ दे रखी है, वो आप देख सकते हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा केरल में ग्राफीन के लिए भारत का पहला नवाचार केंद्र 86.41 करोड़ रुपए में त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी सीमेट के साथ स्थापित किया गया है। तो ये पहला क्वेश्चन है, आपका सही आंसर क्या है? केरल। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो कहाँ आयोजित हुई भाई? मस्कट, ओमान में। वर्ल्ड रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप 2022 मस्कट में भारतीय महिलाओं की रेस वॉकिंग टीम ने जीता। किसने जीता है ये ध्यान रखना है आपको, भारतीय महिलाओं ने जीता है। इसमें कांस्य पदक जीता है भारत की भावना जाट। रवीना मुनिता प्रजापति ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉकिंग में पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भाई ये सारे क्वेश्चन से रिलेटेड आसपास के पॉइंट उठाए गए हैं, जिससे कि आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। क्योंकि आगे आने वाले फेज में, जैसे सेकंड फेज की बात करूँ मैं, फेज सेकंड में और थर्ड में इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। वो कहाँ से लेके आएंगे? तो करंट अफेयर का आगे पीछे का थोड़ा बहुत हेल्प लेके इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2022 में मुंबई, पुणे, नवी मुंबई में कौन सा खेल आयोजित किया गया है? भाई जो पुणे और मुंबई, नवी मुंबई में कौन सा खेल आयोजित किया गया है? एएफसी वुमेन एशिया कप। और इसके विजेता कौन है? चाइना है। उप विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? महिलाओं एंड बच्चों के लिए वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर भरोसा सेंटर योजना किस राज्य की है? भरोसा सेंटर आपको ये याद रखना है किसकी है भाई। इसका सही आंसर है तेलंगाना। इसमें करना क्या है? उन महिलाओं और बच्चों के लिए होगा जो सभी प्रकार के अपराधों का शिकार हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में शिकार बने हैं, उनके लिए है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय सेना ने किसके साथ भारतीय सेना को कोंकूर एम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए 3,131.82 करोड़ के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है भाई? बीडीएल के साथ। बीडीएल का मतलब क्या है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ भारतीय सेना ने मिसाइलों के लिए, ये ध्यान रखना है आपको, गाइडेड मिसाइलों के लिए 3,131 करोड़ का अनुबंध हस्ताक्षरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्म भूषण 2022 किसे मिला है? तो विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में किसको मिला है ये आपको देखना है। ये किसको मिला है? श्री संजय राजाराम को मरणोपरांत मिला है, और ये कहाँ के? मैक्सिको के। इसी तरीके से कुल मिलाकर 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है। उन 17 लोगों को एक बार हम नाम पढ़ लेते हैं। आपको रटने तो नहीं है, खैर हो सकता है इसके आसपास से कोई क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो सबसे पहला क्वेश्चन नहीं, पहला जो पद्म भूषण हमें याद रखना है, गुलाम नबी आज़ाद लोक कार्य के लिए दिया गया है। कहाँ के निवासी हैं? जम्मू कश्मीर के। श्री विक्टर बनर्जी
कला के क्षेत्र में दिया है, पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। सुश्री गुरमीत बाबा मरणोपरांत मिला है कला के क्षेत्र में पंजाब में। श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य है लोक कार्य के लिए पश्चिम बंगाल। श्री नटराजन चंद्रशेखरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एन चंद्रशेखरन व्यापार और उद्योग के लिए महाराष्ट्र में। आगे छठे की बात करें तो श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचित्रा एला दोनों को व्यापार के क्षेत्र में मिला है। ये कहाँ के निवासी हैं? तेलंगाना के। मधुर जाफरी पाक कला के लिए मिला है। देवेंद्र झाझरिया राजस्थान। मैंने कुछ कुछ बता दिए, जैसे एन चंद्रशेखरन बताया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राशिद खान बस एक बार पढ़ लेना है आपको, उत्तर प्रदेश। श्री राजीव महर्षि सिविल सेवा में राजस्थान। श्री सत्यनारायण डेला व्यापार में मिला है अमेरिका से। श्री सुंदरराजन पिचाई व्यापार एवं उद्योग से अमेरिका के लिए। नेक्स्ट है साइरस पूनावाला, आपको पता होगा व्यापार एवं उद्योग से महाराष्ट्र के लिए। ये वही हैं जो कोविड के लिए वैक्सीन जो बनी थी। श्री ये को भी याद रखना है। श्री संजय राजाराम, ये भी क्वेश्चन आया था विज्ञान और इंजीनियरिंग में, कहाँ के लिए? मैक्सिको के। सुश्री प्रतिभा राय साहित्य के और शिक्षा के क्षेत्र में उड़ीसा से। स्वामी सच्चिदानंद साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात से। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश। तो ये आपको एक बार पढ़ लेना है, ऐसे रटना तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पे? मैसूर। कब बना था ये? 17 जुलाई 1969 को बना था। देखो ये बेसिक सा क्वेश्चन आया था, अब याद रखना है, किसी के दिमाग से निकल सकता है। जीएसटी कब लागू हुआ? सबसे पहली बात तो जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और कौन सा संशोधन था ये याद रख लो, हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में पूछ ले। 101वें संशोधन में ये लागू किया गया था। अब देखो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार कहाँ पे है? तो ये छोटा नागपुर पठार कहाँ पे? झारखंड राज्य में। अब इसका हिस्सा ज़्यादातर फैला हुआ है पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ हिस्सा है। सबसे ज़्यादा जो कहाँ पे है? झारखंड में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? झारखंड। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों को किसके द्वारा जारी रखा गया था? तो ये याद रखना है, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, इन दोनों ने जारी रखा था राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद। आप पूछ सकता है कि ये ब्रह्म समाज बनी कब थी? तो ब्रह्म समाज बनी थी 1828। अब ब्रह्म समाज के दो भाग हुए थे। 1862 में भारतीय ब्रह्म समाज जो कि केशव चंद्र सेन ने चलाई थी, और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। वही दोनों लोग हैं जो मैंने ऊपर बताए थे। ये उन दोनों को अलग अलग बांट दिया था, एक तो भारतीय ब्रह्म समाज और एक आदि ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज किसने चलाई? केशव चंद्र सेन ने। और आदि ब्रह्म समाज किसने चलाई? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। 11वीं अनुसूची आपको पता होना चाहिए। 11वीं अनुसूची कौन किससे रिलेटेड है? सबसे पहले तो ये पंचायत से रिलेटेड है। अब 11वीं अनुसूची पंचायत से रिलेटेड है, तो 12वीं अनुसूची का भी पता होना चाहिए, 10वीं अनुसूची का भी पता होना चाहिए। तो इन सबके बारे में बात करेंगे। तो 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? पहले तो 29। ये कब जोड़ी गई थी? 73वां संशोधन हुआ था 1993 में, तब जोड़ी गई थी 11वीं सूची। इसके तहत पंचायत के 29 विषयों की सूची की व्यवस्था है। अब बात करते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। अब ये किससे रिलेटेड है? ये नगर निगम से रिलेटेड है, नगर पालिका से भी बोल सकते हैं। नगर पालिका, अगर क्वेश्चन आ जाए 12वीं अनुसूची किससे रिलेटेड तो नगर पालिका से। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची दल विदल विरोध कानून से है। ये भाई 52वां संशोधन हुआ था 1985 में, तब जोड़ी गई थी। ये मैंने बता दिया। 12वीं अनुसूची को 74वें संशोधन में जोड़ा गया था। हालांकि 11वीं और 12वीं दोनों को 73वें और 74वें संशोधन में जोड़ा गया था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य कौन करता है? जो राज्य का प्रमुख होता है उसको विधि से मतलब होता है कानून वगैरह से रिलेटेड जो भी सलाह चाहिए वो कौन देता है? महाधिवक्ता। कौन देता है भाई? महाधिवक्ता देता है। ये आपको याद रखना है, महाधिवक्ता देता है। नेक्स्ट है, अब इसके बारे में जो एडिशनल पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की है वही स्थिति केंद्र में महान्यायवादी की। एक ही बात है, जो हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं वो केंद्र में होता है, महाधिवक्ता राज्य में होता है। 165 के अनुसार राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, और राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी भी महाधिवक्ता होता है।
अब बात करते हैं महान्यायवादी की। महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल कौन है वर्तमान में? के वेणुगोपाल राय। और इसका जो अनुच्छेद है वो 76 है, जो कि संविधान में उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक। त्रिपिटक आपको याद रहना चाहिए, ये हिंदी में है, वो इंग्लिश में थोड़ा समझ में ना आए तो ये देख लेना। ये त्रिपिटक है क्या? एक तो विनय पिटक। विनय पिटक का मतलब सूत्र विभंग गंधक परिवार। सूत्र पिटक, सूत्र पिटक ये पढ़ लेना। बाकी का 3 इंपॉर्टेंट ये विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये मेनली याद रखना है आपको। अब ये किससे रिलेटेड हैं? सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है ये किससे रिलेटेड हैं? ये रिलेटेड हैं बुद्धिज्म से। बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं ये आपको याद रखना है। जातक कथाएं भी अगर पूछ लिया जाए तो ये किससे रिलेटेड है? महात्मा बुद्ध से। जो पूर्व जन्म की कथाएं हैं वो हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सरकार की एक प्रणाली है जिसमें एक ही क्षेत्र पर सरकार के 2 स्तरों केंद्र व राज्यों का नियंत्रण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं संघवाद। ये आपने सुना होगा, उसको संघवाद बोलते हैं। 1 मिनट। हाँ, तो मैंने क्या बताया था? सरकार की एक ही प्रणाली है जिसमें एक ही क्षेत्र पर सरकार के 2 स्तरों का नियंत्रण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? संघवाद। ये अभी भी बताया था। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग नंबर 11 और 12 में विधायी शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां तथा वित्तीय शक्तियों के तहत किया गया है। 3 तरीके की शक्ति, विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्ति। केंद्र और राज्य के कौन से भाग में? 11 और 12 में, याद रखना है। अब एक क्वेश्चन है, ये रेगिस्तान से संबंधित शब्द है। तो बरखान जो होता है, बरखान से रिलेटेड ये शब्द है। ये भाई बिल्कुल नया ही क्वेश्चन था, तो आपको याद रखना है। मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल कौन सा है? तो आपको याद रखना है बंगाला। नवंबर के महीने में फसल कटाई से संबंधित एक उत्सव है। नवंबर के महीने में जब फसल काटी जाती है तो मेघालय में गारो जनजाति फेस्टिवल मनाती है बंगाला, तो उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है? तो आपको याद रखना है ये अल नीनो। अल नीनो ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर तथा पेरू देश के तटीय समुद्री क्षेत्र में कुछ सालों के अंतराल पर घटित होती है। ऐसा नहीं हर साल होती है, सालों को छोड़ मतलब 1-2 साल छोड़ छोड़ के होती है। अब होता क्या है, जब ये एल नीनो आती है तो आपको जाहिर सी बात है, जब गर्म है तो ये टेम्परेचर बढ़ाएगी। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र के सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। एल नीनो की उत्पत्ति लगभग 3 से 8 वर्ष के अंतराल में पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट से होती है। 1-2 साल के अंदर भी नहीं होती, ये 3 से 8 साल में कभी भी हो सकती है बीच में। अब इसी तरीके की जलधाराएं हैं, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। एक है हम्बोल्ट धारा। ये कहाँ पे होती है? दक्षिण प्रशांत महासागर में। जो दक्षिण में प्रशांत महासागर है वहाँ होती है, मतलब नीचे की साइड में। क्यूरेशियो जलधारा ये भी गर्म है, ये प्रशांत महासागर में होती है। अलास्का जलधारा ये भी प्रशांत महासागर में गर्म है। अलास्का समझ के ठंडी में समझ लेना। अल नीनो ये भी गर्म है, प्रशांत महासागर में होती है। नेक्स्ट है अल नीनो, मैंने अभी बता दिया, ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट के स्थित इक्वाडोर और पेरू देश के तटीय समुद्री जल में कुछ सालों के अंतराल में घटित होती है। ये वही वाली बात जो ऊपर बता दी थी। दक्षिण विषुवत जलधारा प्रशांत महासागर में होती है, ये भी गर्म है। उत्तरी विषुवत जलधारा अटलांटिक महासागर में होती है, ये भी गर्म है। एंटीली जलधारा अटलांटिक महासागर में होती है, ये भी गर्म है। फ्लोरिडा जलधारा अटलांटिक महासागर में होती है, ये भी गर्म है। ये आपको याद रखना है, कुछ ठंडी भी आएंगी उनको भी याद रखना है। इमर्जिंग जलधारा अटलांटिक महासागर में गर्म है। आपको क्या करना है, एक पेयर में याद करना है। पैसिफिक ओशियन की अलग, अटलांटिक ओशियन की अलग, ऐसे करके याद रखोगे तो जल्दी याद हो जाएगी। ऐसे हिंद महासागर की याद रखोगे तो अलग याद हो जाएंगी। बात करते हैं लैब्राडोर जलधारा अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा है। मोजाम्बिक जलधारा हिंद महासागर में गर्म है। अगुलहास जलधारा गर्म है। बेंगुएला जलधारा ये ठंडी है। ये सब इसके ऊपर बात करने के बाद आगे चलते हैं।
ये कुछ जलधाराएं और हैं। अब यहाँ पे देखो हेडिंग डली हुई है गर्म जलधारा। अब अलास्का की जलधारा भी मैंने बता दिया था, उत्तरी अमेरिका प्रशांत महासागर में। यूरेशिया की उत्तरी प्रशांत महासागर है। ब्राज़ील की दक्षिण अटलांटिक महासागर में। पूर्व एशियाई जलधारा दक्षिण प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम, ये आपको याद रखना है, गल्फ पूछ लेता है कभी कभी, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी बहुत सारी हैं, आप या तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक बार पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको याद हो जाएंगी, ये आपको एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है। और जैसे ये कुछ हैं पहले एक साथ बताई थी, अब ये थोड़ी सी कैटेगराइज करके बताती हैं। हम्बोल्ट जलधारा, लेब्राडोर, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। एक ये भी याद रख लेना, कैनरी धारा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ठंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है 100 दिन का रोजगार किस योजना में दिया गया था। ये 100 दिन का आपको पता होना चाहिए, मनरेगा में दिया गया था। मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब ये कब स्टार्ट हुई, कब इसका नाम रखा, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ था, इसका नाम नरेगा रखा गया था। जबकि 2 फरवरी 2006 को ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आरंभ हुआ था। शुरुआत में यह 200 अंत्योदय पिछड़े जिलों में आरंभ किया गया था, लेकिन बाद में 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। लेकिन इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 से महात्मा गांधी का नाम भी इसमें जोड़ दिया गया था, तब जाके ये मनरेगा बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब क्या बोलते हैं? आरआरबी। आरआरबी जो है वो कब बनाया गया था? 1976 में। मतलब कौन से किस अधिनियम के तौर पे बनाया गया था? 1976। स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1975 को। ये वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अब मध्य प्रदेश में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण विधि कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में कौन सी चलती है जो वर्षा जल संग्रहण विधि है? वो बंदिश है। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किसकी स्थापना की थी? तो किसकी स्थापना की थी? इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट ऑन। कब करी गई थी? 17 दिसंबर 1931 में। अब ये कह रहा है अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु के बराबर बनता है। बिंब की स्थिति, भाई ये आपको याद रखनी है, दोनों में, एक में 6 की स्थिति होती है, एक में 2 की स्थिति होती है। तो अब ये है, ये क्या है? सेंटर पर समान साइज का वास्तविकता उल्टा बनता है। सी पर रखना है आपको। सी का मतलब क्या होता है? सेंटर। नेक्स्ट है, अब ये कुछ क्वेश्चन है जो कि सवाल पूछे गए थे, अब ये इम्पोर्टेंट हैं। अब ये कहाँ से आया है? सबसे पहले ये जानना है। एनसीईआरटी से आया है, हूबहू ऐसे उठा लिया है, बिल्कुल सेम टू सेम। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं जरा। ये क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तन की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। मतलब n की वैल्यू दे रखी है 1.5, ठीक है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? प्रकाश की चाल पूछी है, ठीक है, क्या होगी मतलब ये पूछा है। और निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है आपको, c की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एक फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है। n बराबर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो निर्वात में प्रकाश की चाल, बटे स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, कांच में प्रकाश की चाल। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, ये रखी भाई देखो, 1.5 = 3 × 10⁸ अपॉन v। यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ गई? 2 × 10⁸। ये आपको याद रखना है। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो आपको याद रख लेने में। क्वेश्चन तो भाई सॉल्व भी करके बताने पड़ेंगे, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं खुद। ये नीचे जितने भी हैं ये सारे क्वेश्चंस ही हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको बात करते हैं। ये कह रहा है 100 ओम प्रतिरोध का एक तार एक बंद वृत्त के रूप में मुड़ा है। वृत्त के किसी व्यास के अंत में 2 बिंदुओं के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? तो भाई ये किस तरीके से जोड़ा गया है? इस तरीके से जोड़ा गया है, ऐसे करके एक वृत्त के रूप में, बंद वृत्त के रूप में जोड़ दिया गया है। अब वो कह रहा है वृत्त के किसी व्यास के अंत में, अब मान लो यहाँ से ये व्यास बनाया हमने, तो ये एक पॉइंट आएगा,
ये एक पॉइंट आएगा। अब वो कह रहा है इन दोनों के बीच में प्रभावी प्रतिरोध। अब मुझे ज़रा ये बताओ, ये प्रतिरोध कौन से क्रम में हुए? जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 50-50 ओम के, भाई 100 है पूरा, तो 50-50 ओम के दो प्रतिरोध बन गए। अब हम जो नेट वाला प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाएंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो प्रतिरोध कितना आएगा? 25 ओम का। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन हैं। आवर्त सारणी में किस ग्रुप के एलिमेंट अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं? तो भाई किस ग्रुप के एलिमेंट बनाते हैं तो आपको याद रखना चाहिए। पहली बात तो जो ऑक्साइड बनाते हैं वो नॉन मेटल बनाएंगे 14 से 17 ग्रुप के। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन थे 2, 16 और एक और होगा कोई, तो कौन सा? 16वां। तो आपको याद रखना 14 17 के बीच में जो आएंगे वो ऑक्साइड बनाते हैं, वो भी नॉन मेटल। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है न्यूलैंड के अष्टक में प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा है? तो न्यूलैंड का अष्टक जो है वो हाइड्रोजन से शुरू होता है और थोरियम पे खत्म होता है। ये किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। कब दिया था? 1865 में। इसको अष्टक सिद्धांत भी बोलते हैं। और ये किस तरीके से दिया था? जो तत्व थे, ज्ञात तत्व थे, उनको द्रव्यमान के जो उनके द्रव्यमान है, एटॉमिक मास है, उसके आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया था। प्रारंभ में इसमें कितने तत्व थे? 56। तो 56वां जो लास्ट तत्व था वो थोरियम था और पहला तत्व हाइड्रोजन था। ये इस तरीके से टेबल बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यूलैंड एक्टिव लॉ की लास्ट तत्व कौन सा था? थोरियम। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आया, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित फिगर देकर कथन बताएं। तो ये फिगर आए होंगे, तो ये बता रखा है इसमें, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। समसूत्री में प्रजनन अलैंगिक होता है और अर्धसूत्री में लैंगिक। अलैंगिक से नेक्स्ट कह रहा है मृत क्षतिग्रस्त कोशिकाएं प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनाते हैं। नई कोशिकाओं के बनने के लिए प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। ये पूरी की पूरी बात दे रखी है, ये मैंने स्क्रॉल कर दिया, आप पढ़ लेना इसको। पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता दें, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा या फिर बता दूंगा ये कहाँ से मैंने डाउनलोड करी थी। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। भाई कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद मतलब एक्सेप्शन जो दिखाते हैं अलग चीज़ें। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड हैं जो अम्लीय हैं, तो ऐसा क्षार के दोनों प्रकार के व्यवहार रखते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जनरली जो अम्लीय नेचर रखेगा उसको अम्लीय ऑक्साइड बोलेंगे, जो क्षारीय नेचर रखेगा वो क्षारीय ऑक्साइड, और जो दोनों नेचर रखता है उसको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। मानव में कितने जोड़ी अलग गुणसूत्र की संख्या होती है? तो कितने होते हैं? 22 ऑटोसोम्स होते हैं। अब ये देखो, एक इक्वेशन सी आई थी, मतलब रासायनिक अभिक्रिया है, फेरस ऑक्साइड प्लस 2 एल्यूमिनियम, तो क्या बनेगा? 2 टाइम्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 2 टाइम्स फेरस। किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हुआ है? तो अब तो यहाँ इसका तो ऑक्सीकरण हुआ है और फेरस का मतलब अपचयन हुआ है। ये ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें, वही ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं, तो उससे एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। यीस्ट किण्वन का उपयोग किस में होता है? तो यीस्ट तो आपको पता ही है, जितने भी ब्रेड और बियर वगैरह बनाए तो सब में किया जाता है। इसको खमीर बोलते हैं एक तरीके से। तो ये किण्वन क्रिया में काम आता है और बहुत सारी जगह पे काम आता है, ये पढ़ लेते हैं। खमीर चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करके ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किण्वन करता है। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है। इसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म सजीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं। नेक्स्ट है, आमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है जो उसको क्षति पहुंचाए बिना भोजन में पाचन में मदद करता है? तो आमाशय में क्या होता है भाई? दो, पहले तो क्वेश्चन सुन लो। पहला, पेट में HNO3 पाया जाता है? नहीं। तो पेट में क्या पाया जाता है? पेट में HCl पाया जाता है। सही गलत करना था, सही गलत बताना था। तो हमें पता है पेट में क्या पाया जाता है? HCl। फिर इससे एक क्वेश्चन आ गया, बी की वैल्यू दे रखी है 5 वोल्ट, आई की वैल्यू दे रखी है 2.5 मिली एम्पियर, आर की वैल्यू पूछे, तो बी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। ये फॉर्मूला लगा देंगे, आई की और आर की वैल्यू लगा देंगे तो वी की और आई की वैल्यू लगा देंगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी। वी की कितनी है? 5 और इसकी कितनी है? 2.5। वैल्यू लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम? क्या होगा जब इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करेगा?
कि जब सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो ये चीज़ बनेगी CH3CH, सोडियम एथेनॉल टाइप का बनेगा और H2 गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नेक्स्ट है पुष्पीय जननांग के नाम बताओ। तो के जो नर जननांग होगा उसको बोलते हैं पुंकेसर और स्त्री जननांग को बोलते हैं स्त्री केसर। ये होते हैं। अभी एक फिगर में दिखाया गया, फिगर में देख सकते हैं, ये सब दिखाया गया है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। अब ये दे रखा है, देखो चालक का प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर। अब कोई भी चालक है, मान लो ये तार है, तो इस तार की मोटाई, लंबाई, इसके क्षेत्रफल, इस सब पे डिपेंड करेगा, जबकि इस पे डिपेंड नहीं करेगा इसमें कितनी धारा बह रही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला। चालक में प्रवाहित धारा पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसे ही एक होता है प्रतिरोधकता, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रतिरोधकता किसी भी पदार्थ चालक का गुण है जो तापमान प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन आकृति और विस्तार पर नहीं। वो हमेशा तापमान पर डिपेंड करता है और प्रकृति के नेचर पर डिपेंड करता है प्रतिरोधकता। जबकि प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव एवं जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। तो भाई नर्वस सिस्टम होता है, आपको पता है पूरी की पूरी बॉडी में जो हमारे माइंड से कनेक्ट होता है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू कनेक्ट होता है, तो वही इसको ऑपरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से दोगुना दूरी पर रखी जाती है, तो आवर्धन क्षमता कितनी होगी, -k। आपको आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बताना चाहिए, ये होता है m बराबर v/u। तो यहाँ पे v पता होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ जो भी आपका इमेज बन रही है वो, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दोनों पता होना चाहिए। आप रखेंगे आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अजैव निम्नकरणीय के कम होने का क्या कारण है। तो भाई ये टाइप थोड़ा सा ऐसे ही कर दिया है, लोगों में समझदारी आना, यूज एंड थ्रो का ज़्यादा यूज, प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग, जूट के थैलों का यूज, ये बोला गया है। तो अजैव निम्नीकरण के कम होने का कारण क्या कारण है, जूट के थैलों का उपयोग। भाई कुछ क्वेश्चन बहुत टफ आए थे, नो डाउट इसमें बहुत सही क्वेश्चन आए थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन कठिन थे उस पर ज़्यादा दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, बाकी के और शिफ्ट में भी आसान से क्वेश्चन आए थे। ये कह रहा है, ये तो बता दिया मैंने, विच सॉल्यूशन कैन टर्न फिनोल्फथलीन पिंक। जो फिनोल्फथलीन होता है उसको पिंक कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए। फिनोल्फथलीन एक तरीके से सूचक का काम करता है, तो ये अपना रंग बदलता है। तो ये गुलाबी किस तरीके से होता है, कब होता है, जब क्षारीय सॉल्यूशन इसमें डाल दिया जाए। ये कह रहा है अवर्णी लवक कौन सा है, अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। पूरा तात्पर्य ये है कि आपको इस तरीके से अवगत कराना कि क्वेश्चन किस तरीके से आए थे। विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होगी, तो भाई जाहिर सी बात है जो धातु होगा उसमें प्रवाहित होगी, जो अधातु होगा उनमें तो नहीं होगी। तो मैग्नीशियम में प्रवाहित हो जाएगी, बाकी के इनमें नहीं प्रवाहित होगी। ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के प्रेरण द्वारा विद्युत धारा को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरकत्व, इंडक्शन। इससे एक धारा उत्पन्न होती है, उसको अल्टरनेटिंग धारा कहते हैं। तो ये 22 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे, फर्स्ट शिफ्ट के। इसी तरीके से सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट भी आएगी। अगर आपको और भी फर्स्ट सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट देखनी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें, आगे और भी अच्छी वीडियोस आएंगी। ये मैंने थोड़ा जल्दी में बना दी वीडियो, बाकी के जो भी आपको क्वेश्चंस कठिन लगे हैं, अच्छे लगे हैं, आप उनको एक बार अच्छी तरीके से बुक की हेल्प से देख लें। मेरा पूरा का पूरा तात्पर्य था आपको किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं वो बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।